हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल्स फंडामेंटल्स। इस लेक्चर में हम प्रोटेस्टेंट एथिक एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म जो वेबर की लास्ट थ्योरी है वो देखेंगे। यूजुअली जब हम ये थ्योरी पढ़ते हैं या अगर कोई पढ़ाता भी है तो वो आपको थ्योरी पढ़ाते हैं, थोड़ा बहुत क्रिटिसिज्म पढ़ा देंगे और रेलेवेंस बता देंगे, राइट। प्रोटेस्टेंट एथिक्स की वैल्यूज बता देंगे क्योंकि प्रोटेस्टेंट एथिक्स की वजह से ही कैपिटलिज्म आया है। यही थ्योरी कह रही है, यही वेबर की फाइंडिंग्स थी। तो इसके बारे में बता देंगे कि क्या इसकी ऐसी वैल्यूज थी जिसकी वजह से ये कैपिटलिज्म आया है। लेकिन इस थ्योरी को मैं आप लोगों को डिफरेंट अप्रोच से पढ़ाऊंगी क्योंकि पीईएससी से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। एक तो उसकी थ्योरी पे आता है क्वेश्चन, थ्योरी इन द सेंस थ्योरी के बारे में पूछ लेंगे, जनरल क्रिटिसिज्म के बारे में पूछ लेंगे, रिलेवेंस के बारे में पूछ लेंगे। फिर दूसरा कार्ल मार्क्स और वेबर के बीच के कंपैरिजन पे आता है विद रिस्पेक्ट टू कैपिटलिज्म। फिर दरखाइम और वेबर के बीच में कंपैरिजन पूछा है विद रिस्पेक्ट टू रिलीजन। और नॉर्मल आपका कैल्विनिस्ट एथिक्स क्या है इस पे पूछा गया है। ठीक है, तो ये थ्योरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर सबसे ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट थ्योरी है तो वो पीईएससी ही है और इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। अब हम इस थ्योरी में देखते हैं कि प्रोटेस्टेंट एथिक्स की बात की गई है, ठीक है, प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन के बारे में बात की गई है। लेकिन हमें ये भी पता होता कि प्रोटेस्टेंट एथिक्स क्या है या ये प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन क्यों आया, किसके अगेंस्ट में आया, ये कैल्विनिज्म क्या है, ठीक है, या कैल प्रोटेस्टेंटिज्म का मतलब सिर्फ कैल्विनिज्म ही है। हम ये सारी चीजें देखते हैं, है ना। तो यहाँ पर इस थ्योरी को हम ग्रेट डिटेल में करेंगे, हर एक चीज को स्टार्टिंग से सीखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं क्रिश्चियनिटी। क्रिश्चियनिटी अगर हम देखें तो सिंपल एक रिलीजन है जो जीसस क्राइस्ट के टीचिंग को फॉलो करता है। अभी जो क्रिश्चियनिटी है ये डिफरेंट सेक्ट्स में डिवाइडेड है, जैसे कैथोलिज्म, प्रोटेस्टेंटिज्म, ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्सी, फिर एक ओरिएंटल ऑर्थोडॉक्सी है और एक नॉन ट्रिनिटेरियन ग्रुप है। तो ये सारे इसके डिफरेंट डिफरेंट सेक्ट्स हैं, और भी सेक्ट्स हैं, लेकिन हम अपनी थ्योरी में किसके बारे में पढ़ते हैं, प्रोटेस्टेंटिज्म के बारे में। ठीक है, हम प्रोटेस्टेंटिज्म एथिक्स से कैल्विनिस्ट एथिक्स इसके बारे में देखते हैं। अब ये प्रोटेस्टेंटिज्म क्यों आया, ठीक है, या प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन मूवमेंट क्यों स्टार्ट हुआ, ये हमें जानना जरूरी है। तो इसमें जो इसके सेक्ट हैं, सबसे पहला सेक्ट आया था कैथोलिज्म। और जो कैथोलिज्म है ये सबसे बड़ा ग्रुप है और सबसे बड़ा सेक्ट है। तो स्टार्ट करते हैं। अगर हम कैथोलिज्म के बारे में बात करें तो कैथोलिज्म फर्स्ट सेंचुरी एडी के आसपास आता है एंड इट वाज फाउंडेड बाय जीसस क्राइस्ट। ऐसे कहा जाता है कि इट वाज फाउंडेड बाय जीसस क्राइस्ट। जीसस क्राइस्ट किसके लिए माने जाते हैं, क्या वो प्रीच करते थे, लव, कंपैशन एंड फॉरगिवनेस। अब इन जीसस क्राइस्ट के 12 अपोस्टल्स थे। अपोस्टल्स को फॉलोअर्स भी कहा जाता है, ठीक है। ये 12 फॉलोअर्स जो हैं ये इनकी टीचिंग्स को स्प्रेड करते थे, जिसमें से दो मेन अपोस्टल्स थे, एक सेंट पीटर और एक सेंट पॉल। नाउ वी ऑल नो जीसस वाज क्रूसिफाइड बाय रोमन अथॉरिटीज, बट उनके क्रूसिफिकेशन के बाद उनके जो फॉलोअर्स थे उन्होंने उनके मैसेजेस को प्रीच किया पूरे रोमन एम्पायर में। आफ्टर हिज क्रूसिफिकेशन सेंट पीटर वाज कंसिडर्ड एज द फर्स्ट लीडर ऑफ चर्च। इनको पहला लीडर माना गया, ठीक है। फिर फर्स्ट से थर्ड सेंचुरी के आसपास हम देखते हैं कि क्रिश्चियनिटी जो है, क्रिश्चियनिटी वाज कंसिडर्ड एज इलीगल रिलीजन। फोर्थ सेंचुरी
ये शॉर्ट में आपको बता रही हूँ, ताकि आप लोगों को समझ आ जाए कि क्रिश्चियनिटी क्या है, उसके डिफरेंट सेक्ट्स क्या हैं और प्रोटेस्टेंटिज़्म क्यों आया, कैसे आया, जो हम मेन थ्योरी में देखते हैं, ठीक है? तो इन सब के आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, जो मैं अभी करा रही हूँ, ये आराम से आप बैठो और देखो, ठीक है? समझो इसे। इसके नोट्स नहीं बनाने, बस आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये कहानी होनी चाहिए, ठीक है? अब 4th सेंचुरी आते-आते क्रिश्चियनिटी को लीगलाइज़ कर दिया गया। क्रिश्चियनिटी को लीगलाइज़ करते हैं एम्परर कॉन्स्टेंटीन। एम्परर कॉन्स्टेंटीन उस टाइम के पावरफुल रोमन रूलर थे। ये करते हैं बाय एडिक्ट ऑफ मिलान। अब एडिक्ट ऑफ मिलान क्या है? एडिक्ट ऑफ मिलान एक लॉ है व्हिच गिव क्रिश्चियनिटी अ लीगल स्टेटस, ठीक है? तो जब क्रिश्चियनिटी को उन्होंने लीगलाइज किया, तो ये बहुत ज़्यादा स्प्रेड होने लगी। इट स्प्रेड रैपिडली एंड इवेंचुअली इट बिकेम क्रिश्चियनिटी बिकेम द ऑफिशियल रिलीजन ऑफ रोम। अब कॉन्स्टेंटीन ने ऐसा क्यों किया? कहते हैं कि उनको सपना आया जिसमें उन्होंने क्रॉस का सिंबल देखा। उन्होंने उस क्रॉस के सिंबल को अपने आर्मी फ्लैग्स पे डाल दिया और जब उन्होंने वो क्रॉस सिंबल अपने आर्मी फ्लैग्स में डाला तो वो कई बैटल जीते। फिर दूसरा, क्रिश्चियनिटी रोम में बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी। तो कॉन्स्टेंटीन नहीं चाहते थे कि एम्पायर जो है वो अलग-अलग रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट्स में फँसे। इसलिए ये एक तरीके का पॉलिटिकल मूव भी देखा गया, क्रिश्चियनिटी को लीगलाइज़ करना। और और तीसरा, उन्होंने रोम का कैपिटल शिफ्ट करके एक नई सिटी बनाई, जिसको कॉन्स्टेंटिनोपल भी कहा जाता है। ये आज का इस्तांबुल इसको आज का इस्तांबुल कहा जाता है, ठीक है? और ये सिटी आगे जाके क्रिश्चियनिटी का नया सेंटर बन गया। तो यहाँ तक ये कहानी चली। अब 1054 एडी के आसपास क्या होता है, एक बड़ी लड़ाई होती है, जिसे द ग्रेट स्कीज़्म भी कहा जाता है। यहाँ पर क्या होता है कि जो ये क्रिश्चियनिटी थी, तो ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। एक वेस्टर्न यूरोप वाले पार्ट में और एक ईस्टर्न यूरोप वाले पार्ट में। वेस्टर्न यूरोप में इसको कहा जाता है रोमन वेस्टर्न यूरोप में ये रोमन कैथोलिक चर्च के अंडर हुई और ईस्टर्न यूरोप में ये ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स चर्च के अंडर आई, ठीक है? अब यहाँ पर रोमन कैथोलिक चर्च में पोप का मेन रूल था और यहाँ पर इंडिपेंडेंट बिशॉप्स के अंडर इस चर्च को रखा गया। अब रीज़न क्या थे क्रिश्चियनिटी के बीच डिवीज़न के? एक तो पोप की पावर को लेकर बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट होने लगे। अब वेस्टर्न यूरोप में लैटिन बोली जाती थी और ईस्टर्न यूरोप में ग्रीक बोली जाती थी और दोनों के ट्रेडिशंस जो थे वो अलग थे। अब दोनों के ट्रेडिशंस अलग होना, लैंग्वेज अलग होने की वजह से भी ये डिवीज़न आया और तीसरा कुछ थियोलॉजिकल इश्यूज़ भी थे क्रिश्चियनिटी को लेकर, इसलिए ये डिवीज़न आया। अब हम देखते हैं कैथोलिक चर्च के बिलीफ क्या थे, ठीक है? तो सबसे मेन ग्रुप जो और जो सबसे बड़ा ग्रुप था वो था कैथोलिक चर्च, ठीक है? जिसे हम कैथोलिज्म भी कहते हैं। तो कैथोलिक चर्च के बिलीफ देखते हैं हम क्या थे। सबसे पहले कैथोलिक चर्च बिलीव्स इन होली ट्रिनिटी। होली ट्रिनिटी का मतलब क्या है? गॉड इज वन बट ही एग्जिस्ट इन 3 फॉर्म्स, ईच विद डिफरेंट रोल। भगवान एक ही है लेकिन 3 फॉर्म में वो एग्जिस्ट करता है और इन तीनों फॉर्म के डिफरेंट डिफरेंट रोल है। पहला, गॉड द फादर। गॉड इज द फादर इज द क्रिएटर ऑफ यूनिवर्स। दूसरा, गॉड द सन, ठीक है? जीसस क्राइस्ट, इसमें एग्जांपल है इसका जीसस क्राइस्ट। तो जीसस क्राइस्ट इज द सेवियर हु केम टू अर्थ टू रिडीम ह्यूमैनिटी। और तीसरा क्या है? गॉड द होली स्पिरिट, जिसका काम क्या है? गाइडेंस देना। तो गॉड एक ही है लेकिन अलग-अलग फॉर्म में है। गॉड द फादर हु इज़ द क्रिएटर ऑफ यूनिवर्स, गॉड द सन हु इज़ जीसस क्राइस्ट, हु इज़ द सेवियर जो अर्थ में आए टू रिडीम ह्यूमैनिटी एंड गॉड द होली स्पिरिट जो जिनका काम है लोगों को गाइडेंस देना। तो पहला बिलीफ तो इनका ये था। फिर दूसरा क्या था? चर्च इज़ गॉड्स अथॉरिटी ऑन अर्थ।
मतलब चर्च की टीचिंग्स और गाइडेंस को मानो क्योंकि ये डायरेक्ट गॉड की विल को फॉलो करती है। इवन कैथोलिक चर्च बिलीव्स दैट जीसस हिमसेल्फ एस्टैब्लिश द चर्च। तो यहाँ पे जो चर्च है वो डायरेक्ट गॉड की विल को फॉलो कर रही है, इसलिए उनकी टीचिंग्स और उनकी गाइडेंस है जो भी ये कहते हैं उनको मानना है। तो ये कहते थे ये। फिर तीसरा क्या है, ये कहते थे फॉलो बोथ बाइबल एंड चर्च ट्रेडिशंस फॉर राइटियस पाथ। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि बाइबल को भी फॉलो करो और जो चर्च के ट्रेडिशंस हैं उनको भी फॉलो करो, तब जाके आप किसी राइटियस पाथ में जा पाओगे। अभी जो चर्च की ट्रेडिशन है ये कौन डिसाइड करता था? ये करता था पोप। तो सारी अथॉरिटी किसके हाथ में आ गई? पोप के हाथ में। अब ये चर्च ट्रेडिशंस क्या थे? ये चर्च ट्रेडिशंस थे कुछ 7 सैक्रामेंट्स। इतना डिटेल में जानने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ़ 7 सैक्रामेंट्स याद रखना, जिसमें आपका बैप्टिज़्म आएगा, कन्फर्मेशन आएगा, कन्फेशन आएगा, होली ऑर्डर्स ऑफ प्रीस्ट आएँगे, ये सारे। कुछ फालतू के ट्रेडिशंस मानने के लिए ये कहते थे, ठीक है? तो 7 सैक्रामेंट्स मानने के लिए ये कहते थे। फिर दूसरा ये क्या कहते थे कि जीसस ने पीटर को अपॉइंट किया है एज़ फर्स्ट लीडर ऑफ द चर्च, एंड जो पोप है, वो सक्सेसर है पीटर का। सो पोप वाज़ कंसिडर्ड एज़ अ स्पिरिचुअल लीडर ऑफ कैथोलिक्स वर्ल्ड वाइड। और ये भी माना जाता था, ये लोग क्या कहते थे कि ये पोप का डायरेक्ट कनेक्शन है गॉड से, इसलिए ये हाईएस्ट रिलीजियस अथॉरिटी है, जो भी ये कहेगा मानना पड़ेगा। फिर फिर इनका एक ट्रेडिशन था परगेटरी करके कुछ। तो ये क्या कहते थे कि आफ्टर डेथ सोल्स गो टू परगेटरी। तो यहाँ पर सोल खुद को, ये परगेटरी में क्या होता है कि सोल खुद को प्यूरिफाई करती है बिफोर एंटरिंग इनटू हेवन। तो इसमें क्या ट्रेडिशन आया कि प्रेइंग जो है वो सेक्रेड ड्यूटी है। जो लिविंग पीपल हैं वो प्रे करेंगे फॉर डेड सोल्स टू हेल्प देम मूव टू हेवन फास्टर। तो एक प्रेइंग ट्रेडिशन बना दिया इन लोगों ने, ठीक है? कि अगर आप चाहते हो कि जो आपके रिलेटिव मर गए हैं, अगर आप चाहते हो कि उनकी आत्मा जल्दी से हेवन में जाए तो आप प्रे करो उनके लिए। ठीक है? ताकि ज़्यादा टाइम तक उनकी आत्मा पर्गेटरी में ना रहे, सीधा हेवन में चले जाए। ठीक है? तो पर्गेटरी एक ऐसी जगह है जहाँ पर सोल खुद को प्यूरिफाई करती है बिफोर एंटरिंग इनटू हेवन। तो यहाँ पे ट्रेडिशन क्या इन्होंने कहा? प्रेयर करना। अब ये सारे कुछ ट्रेडिशंस थे। तो हमने क्या देखा कि कैथोलिक चर्च होली ट्रिनिटी पे बिलीव करता था, और दूसरा चर्च क्या कहते थे कि चर्च इज़ द गॉड्स अथॉरिटी ऑन अर्थ, इसलिए जो चर्च कहता है वो मानना है। और ये क्या कहते थे कि बाइबल भी फॉलो करो और चर्च के ट्रेडिशंस को भी फॉलो करो। ट्रेडिशंस कैसे हैं? जैसे प्रेयर करो, ठीक है, अपने रिलेटिव्स के लिए, ताकि वो पर्गेटरी में ज़्यादा टाइम उनको ना गुज़ारना पड़े और वो डायरेक्टली हेवन चले जाएँ। ठीक है, फिर कुछ 7 सैक्रामेंट्स थे, जैसे बैप्टिज़्म है, कन्फर्मेशन करो, कन्फेशन करो, हो प्रीस्ट के जो ऑर्डर्स होते हैं वो होली ऑर्डर्स होते हैं, उनको मानो, पोप का डायरेक्ट कनेक्शन है गॉड से, ठीक है? ये सारी चीज़ें इनकी बिलीव्स थे। अब 16th सेंचुरी 16th सेंचुरी आते-आते प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन स्टार्ट हुआ, ठीक है? ये जो प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन मूवमेंट था, दिस गेव राइज टू प्रोटेस्टेंटिज्म, जो हम थ्योरी में देखते हैं। मार्टिन लूथर मार्टिन लूथर प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द करप्शन इन कैथोलिक चर्चेस, और इन्होंने 95 थीसिस लिखकर चर्च की टीचिंग्स को चैलेंज किया। अब हम देखेंगे कि ये प्रोटेस्टेंट मूवमेंट, अभी तक हमने कैथोलिक बिलीफ्स देखे। अब हम देखते हैं, ये तो बिलीफ था परगेटरी और 7 सैक्रामेंट्स को मानना, ये सारी चीज़ें उनकी बिलीफ थी। ठीक है? कैथोलिज्म जो था वो फर्स्ट सेक्ट था। ठीक है? कैथोलिज़्म से बाकी सारी चीज़ें डिवाइड हुई। कैथोलिज़्म से ही आपका ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्सी आती है, उसको अपोज़ करते हुए। कैथोलिज़्म को ही अपोज़ करते हुए आपका प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन मूवमेंट आएगा। कैथोलिज़्म को अपोज़ करते ही आपका नॉन ट्रिनिटेरियन ग्रुप्स आएँगे। तो सब लोग कैथोलिज़्म को अपोज़ करते हुए ही आ रहे हैं। और जो हमारा ये प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन मूवमेंट है, ये भी कैथोलिज़्म को अपोज़ करते हुए ही आएगा। नाउ वी विल सी व्हाई प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन मूवमेंट स्टार्टेड। तो सबसे पहला क्या था कि कैथोलिक चर्चेज़ ने लेटर ऑफ इंडल्जेंस का धंधा बना दिया था एक।
अभी लेटर ऑफ इंडल्जेंस क्या है? तो चर्च अथॉरिटीज़ बोलते थे कि मरने के बाद आत्मा जो है वो पर्गेटरी पे जाती है, ठीक है? तो आप पैसे देके इंडल्जेंस खरीद लो। इंडल्जेंस क्या होता है? एक तरीके का सर्टिफ़िकेट होता है। आप पैसे ले देकर ये इंडल्जेंस खरीद लो तो तुम्हारी और तुम्हारे अगर जब तुम मरोगे या जो तुम्हारे रिलेटिव मर चुके हैं, उनकी आत्मा सीधा स्वर्ग पहुँच जाएगी। सो बाय पेइंग मनी दे कुड रिड्यूस देयर टाइम इन पर्गेटरी एंड इवन फ्री द सोल्स ऑफ देयर डेड रिलेटिव। जब तुम मरोगे तो तुम भी सीधा स्वर्ग में पहुँचोगे, अगर तुमने लेटर ऑफ इंडल्जेंस खरीद लिया है और जो तुम्हारे रिलेटिव हैं जो मर चुके हैं वो भी उनको कम टाइम देना पड़ेगा पर्गेटरी में, वो डायरेक्ट आपका स्वर्ग में पहुँच जाएँगे, कम टाइम देके स्वर्ग में पहुँच जाएँगे। तो इसका असर क्या हो रहा था कि गरीब लोग और ज़्यादा गरीब हो रहे थे, चर्च जो है वो अमीर होती जा रही थी, लोगों का भरोसा जो एक धार्मिकता है, उससे हटकर पैसे और पावर पर शिफ्ट हो रहा था, ठीक है? तो मार्टिन लूथर को ये स्कैम लगा और उसने इसके अगेंस्ट आवाज़ उठाई। अब जो ये प्रोटेस्टेंट हैं, मार्टिन लूथर इज़ वन ऑफ द प्रोटेस्टेंट। ये प्रोटेस्टेंट क्या कहते हैं? ये कहते हैं फॉरगिवनेस कम्स फ्रॉम गॉड, नॉट फ्रॉम बाइंग द सर्टिफिकेट। अब प्रोटेस्टेंट तो इन सारी चीज़ों को अपोज़ करेंगे। तो अपोज़ करते हुए क्या कह रहे हैं कि फॉरगिवनेस कम्स फ्रॉम गॉड, नॉट फ्रॉम बाइंग द सर्टिफिकेट्स। तो पहला तो ये द लेटर ऑफ इंडल्जेंस इसका धंधा। दूसरा साइमनी। अभी मार्केट के टीचर्स ज़्यादातर ना यहीं तक पहुँचे हैं। सॉरी टू से दिस बट दिस इज़ ट्रू। दूसरा क्या है? साइमनी। अब साइमनी आजकल जैसे सरकारी जॉब के लिए ब्राइब चलती है ना, उसी तरीके से चर्च में बड़े-बड़े पोजीशंस पैसे देकर खरीदे जा रहे थे। तो जैसे बिशॉप की पोजीशन, आर्क बिशॉप की पोजीशन, कार्डिनल, ये बड़ी-बड़ी पोस्ट बिक रही थी। जो अमीर आदमी ज़्यादा पैसा देता था, उसको चर्च की टॉप मोस्ट पोजीशन मिल जाती थी। तो इन लोगों का रिलीजन से कुछ लेना-देना नहीं था, बस पावर और पैसा कमाना था इन लोगों को। तो बहुत सारे बिशॉप्स एक साथ 2-2 पोजीशंस भी सँभाल रहे थे, सिर्फ़ ज़्यादा पैसा कमाने के लिए। तो चर्च जो था वो पावर और बिज़नेस का सेंटर बन गया था, ठीक है? तो ये चीज़ हो गई। फिर तीसरा क्या है? पोप और प्रीस्ट की लग्ज़री लाइफ़स्टाइल। अब इसमें क्या हो रहा था कि प्रीस्ट और पोप को सेलिब्रेट रहना था। लेकिन देखा जा रहा था कि इन लोगों के तो सीक्रेट लव अफेयर चल रहे हैं। इवन जो पोप एलेक्जेंडर 6 थे, इनकी तो एक मिस्ट्रेस भी थी और उससे इनको इल्लीजिटिमेट बच्चा भी था। ठीक है? तो बिशॉप और प्रीस्ट सीक्रेट लव अफेयर्स चला रहे थे, बड़े-बड़े पैलेसेस में रह रहे थे, जबकि आम लोग भूखे मर रहे थे। रिलीजियस गाइडेंस देने की बजाय ये लोग पॉलिटिक्स और पैसे में ज़्यादा इंटरेस्ट दिखा रहे थे। तो इनका फोकस ज़्यादातर ग्रैंड सेरेमनीज़, एक्सपेंसिव डेकोरेशंस और फालतू के रिचुअल्स और ट्रेडिशंस कराने पे था। ठीक है? तो एक ये रीज़न था। चौथा क्या था? पोप्स एब्सोल्यूट पावर। और पोप अपने आप को इनफॉलिबल मानने लगे। मतलब पोप कभी गलती कर ही नहीं सकता। तो लोग बिना लॉजिक लगाए जो भी पोप कहता था, जो भी किसी भी चीज़ का कुछ रीज़न बोल रहा है, कुछ भी बोल रहा है, कुछ भी ट्रेडिशन करवा रहा है, कुछ भी रिचुअल करा रहा है, वो सब लोग मानने लग गए थे। तो पोप की एब्सोल्यूट पावर हो गई थी। ये माना जा रहा था कि पोप इनफॉलिबल है, कभी गलती कर ही नहीं सकता। ठीक है? फिर 5वां क्या है? चर्च कंट्रोल ओवर बाइबल। अब कैथोलिक चर्च ओनली अलाउड बाइबल इन लैटिन। अब ये जो लैंग्वेज है, ये कॉमन पीपल नहीं समझ पाते थे। तो जो चर्च बताता था कि बाइबल टीचिंग्स में ये लिखा है, बाइबल टीचिंग ऐसे कहती है, ये कहती है, लोग ब्लाइंडली उसे फॉलो कर लेते थे, क्योंकि बाइबल वो खुद नहीं पढ़ पाते थे।
सिर्फ चर्च जो भी कि चर्च अथॉरिटीज़ ने पढ़ के बता दिया वो लोग वो मान लेते थे, ब्लाइंडली फॉलो कर लेते थे। तो प्रोटेस्टेंट ने इस चीज़ पर ऑब्जेक्शन उठाया और उन्होंने कहा एवरी बिलीवर शुड रीड एंड अंडरस्टैंड बाइबल इन देयर ओन लैंग्वेज। ये जो बाइबल है ये सिर्फ लैटिन में नहीं होनी चाहिए। ये हर बिलीवर को समझ आनी चाहिए, हर बिलीवर को बाइबल खुद से पढ़नी चाहिए, ठीक है? हमें चर्च के भरोसे नहीं रहना चाहिए कि वो बताएँगे कि बाइबल की टीचिंग में क्या लिखा है और क्या नहीं लिखा है, क्या बाइबल टीचिंग्स कहती है। सो ये थी। फिर छठा क्या था? कैथोलिक चर्च कहता था कि साल्वेशन के लिए साल्वेशन हियर मीन्स गोइंग टू हेवन, गोइंग टू हेवन। साल्वेशन के लिए आपको फेथ प्लस गुड डीड्स दोनों की ज़रूरत है। जबकि प्रोटेस्टेंट्स स्पेशली मार्टिन लूथर क्या कहता था कि फेथ इन जीसस इज इनफ फॉर साल्वेशन। अच्छे कर्म के बिना भी आप स्वर्ग जा सकते हो, बस जरूरी है कि आपको जीसस में फेथ होना चाहिए। जबकि जो कैथोलिक चर्च थे वो क्या कहते थे कि गुड डीड्स भी करनी चाहिए, ठीक? तो फेथ और गुड डीड्स दोनों पे आपको फोकस करना होगा, तब आप जाके हेवन में जाएंगे, तब आपको साल्वेशन मिलेगा। अब ये सारी चीजें थी, ये सारे रीजंस थे जिसकी वजह से प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन मूवमेंट आया। ठीक है? तो अभी तक हमने रीज़न देख लिए। अब की फिगर्स क्या हैं प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन मूवमेंट के? अब हम ये देखेंगे। की फिगर्स ऑफ प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन मूवमेंट। अब यहाँ से समझना ज़रूरी है। हमको लगता है कि सिर्फ कैल्विनिज़्म है क्योंकि हम जॉन कैल्विन की अ, कुछ चीज़ों को वहाँ पे पढ़ते हैं थ्योरी में, जैसे प्रीडेस्टिनेशन, मोशन ऑफ कॉलिंग वगैरह ये सब हम पढ़ते हैं। लेकिन प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन मूवमेंट सिर्फ कैल्विन ने स्टार्ट नहीं किया था। मेन जो थे वो थे मार्टिन लूथर। मार्टिन लूथर इज़ नोन एज़ द फादर ऑफ रिफॉर्मेशन। ठीक है? तो इनका टाइम पीरियड था 1483 से लेकर 1546 के आसपास। फिर अदर की फिगर्स कौन-कौन थे? जॉन कैल्विन। इनको कहा जाता है फाउंडर ऑफ कैल्विनिज्म। इनका टाइम पीरियड का है 1509 से लेकर 1564। फिर और कौन-कौन लोग थे इसमें? जॉन नॉक्स। इनका टाइम पीरियड है 1514 से 1572। ही ब्रॉट कैल्विनिज्म थ्रू स्कॉटलैंड। कैल्विनिस्ट टीचिंग को ये स्कॉटलैंड में लेके गए। फिर एक और आते हैं इसमें, हेनरी 8। अब इन सारे लोगों की वजह से, ठीक है, मार्टिन लूथर, जॉन कैल्विन, जॉन नॉक्स, हेनरी 8 ये सारे की फिगर्स है प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन मूवमेंट के। ठीक है? इन सब ने कैथोलिक चर्च के प्रैक्टिसेस को अपोज किया था और इन सब की अपनी अलग-अलग टीचिंग है जो कैथोलिक चर्च की प्रैक्टिसेस के अपोजिशन में आई। ठीक है? लेकिन हम लोग वेबर की थ्योरी में पर्टिकुलरली जॉन केल्विन की टीचिंग्स को पढ़ते हैं। ठीक है? और हमें ये नहीं पता होता कि प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन मूवमेंट में मार्टिन लूथर भी है, जॉन नॉक्स भी है, हेनरी 8 भी है। ठीक है? तो अकॉर्डिंग टू वेबर, प्रोटेस्टेंट रिलीजियस बिलीफ स्पेशली कैल्विनिज्म प्लेड अ की रोल इन राइज ऑफ द कैपिटलिज्म। स्पेशली कैल्विनिज्म क्यों बोला? क्योंकि प्रोटेस्टेंट रिलीजियस बिलीफ्स और भी थे। मार्टिन लूथर की अलग टीचिंग थी, जॉन नॉक्स की अलग टीचिंग थी, हेनरी 8 की अलग टीचिंग थी, बट स्पेशली जॉन कैल्विन की टीचिंग्स की वजह से कैपिटलिज्म में राइज आया। तो आई होप अब आप लोगों को स्टोरी जो है वो कनेक्ट हुई होगी। नाउ द क्वेश्चन इट, व्हाट आर दीज प्रोटेस्टेंट बिलीव्स? ये प्रोटेस्टेंट बिलीव जो है स्पेशली कैल्विनिज्म क्या है जिसकी वजह से, नाउ जब मैं प्रोटेस्टेंट बिलीव बोलूंगी तो आप समझ जाना मैं इनडायरेक्टली कैल्विनिज्म की ही बात कर रही हूँ। ठीक है? व्हाट आर दीज प्रोटेस्टेंट बिलीव्स ये हम देखेंगे विच लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ कैपिटलिज्म। सबसे पहला है हार्ड वर्क एंड डिसिप्लिन। The Protestant, especially Calvinists, believe work is a divine duty.
ये क्या कहते थे कि वर्क जो है वो एक डिवाइन ड्यूटी है। सो दे थॉट बीइंग सक्सेसफुल इन वर्क मीन्स यू आर चोजन बाय गॉड। और ये जो माइंडसेट है, दिस इनकरेज इकोनॉमिक ग्रोथ एंड कैपिटलिज्म। अभी चोजन बाय गॉड, डिवाइन कॉलिंग, ये समझ नहीं आ रहा होगा। अभी प्री डेस्टिनेशन पे जब मैं आऊंगी तब आपको सब समझ आ जाएगा, सब कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो पहला क्या था, हार्ड वर्क एंड डिसिप्लिन। फिर दूसरा क्या है, सिंपल लिविंग एंड री इन्वेस्टमेंट ऑफ वेल्थ। अब कैथोलिक्स क्या करते थे, या तो वो अपना पैसा चर्च को डोनेट करते थे, या वो लग्जरी लाइफ जीते थे, या दोनों। बट प्रोटेस्टेंट क्या करते थे, प्रोटेस्टेंट्स री इन्वेस्ट करते थे पैसे को, और सेविंग करते थे। और यही इन्वेस्टमेंट और सेविंग का कल्चर कैपिटलिज्म की ग्रोथ का रीजन बना। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है, प्री डेस्टिनेशन। यहाँ पे थोड़ा फोकस से देखना, प्री डेस्टिनेशन। नाउ कैल्विनिस्ट, दे बिलीव इन प्री डेस्टिनेशन। ठीक है, अगर प्री डेस्टिनेशन की बात कहूँ, तो कैल्विन से पहले भी ये कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट करता था। सेंट ऑगस्टीन, इनका टाइम पीरियड है 354 से लेकर 430 एडी। सेंट ऑगस्टीन, जो कि एक क्रिश्चियन फिलोसफर थे, हैड ऑलरेडी मेंशन्ड अबाउट द प्री डेस्टिनेशन। क्या बिलीव करते थे ये, क्या क्या बोलते थे, बिकॉज ऑफ एडम एंड ईव्स सिन। एडम एंड Eve's sin, all humans are born sinful। एडम और इवन, सॉरी, एडम और ईव के सिन की वजह से, मतलब पाप, सिन मतलब पाप, उनकी वजह से जितने भी ह्यूमंस हैं ये सिंफुल पैदा हुए हैं। एंड ओनली गॉड ग्रेस, गॉड की मर्सी या गॉड के कर्मों रहम पे ही, कर्मों रहम से ही कोई इंसान जो है वो बच सकता है हेवन में जाने से। तो एवरीवन कैन नॉट बी सेव्ड, ओनली अ फ्यू चोजन वन कैन एंटर हेवन। ठीक है, ड्यू टू, बिकॉज ऑफ गॉड्स ग्रेस। तो ये जो प्री डेस्टिनेशन का कॉन्सेप्ट था, ये पहले से एग्जिस्ट करता था। बट जॉन कैल्विन ने इस आइडिया को और भी एक्सट्रीम लेवल पे बताया। ठीक है, ही मेड दिस आइडिया मोर मोर एक्सट्रीम। अब इन्होंने क्या कहा कि गॉड हैड ऑलरेडी डिसाइडेड हु विल गो टू हेवन एंड हु विल गो टू हेल। पहले डिसाइड कर दिया है गॉड ने कौन हेवन जाएगा, कौन हेल जाएगा। इसको डबल प्रीडेस्टिनेशन भी कहा जाता है। डबल प्रीडेस्टिनेशन क्यों कहा जाता है, क्योंकि गॉड ने डिसाइड कर रखा है कौन हेवन जाएगा, और गॉड ने ये भी डिसाइड कर रखा है कि कौन हेल जाएगा, इसलिए इसको डबल प्रीडेस्टिनेशन भी कहा जाता है। ठीक है, और दूसरा क्या कहते हैं ये, कि गुड डीड्स एंड फेथ, नथिंग मैटर्स। पहले से ही डिसाइडेड है कौन जाएगा। ये गुड डीड, फेट, ये सब मैटर नहीं करता। तो ये इस आइडिया को, प्री डेस्टिनेशन के आइडिया को और भी एक्सट्रीम लेवल पर लेकर जा रहे हैं। अब इस प्री डेस्टिनेशन के आइडिया से क्या हुआ, दिस बिलीफ क्रिएटेड फेयर एंड एंजाइटी अमंग द पीपल। ठीक है, ऑब्वियसली फेयर एंजाइटी तो होगी, लोगों को पता है, भाई ये पहले से डिसाइडेड है कि कौन हेवन जाएगा, कौन हेल जाएगा। तो बहुत ज्यादा घबराहट सी हो गई लोगों को कि अब क्या करें। क्यों हुई ये फेयर एंजाइटी, क्योंकि लोगों को नहीं पता था कि वो इलेक्ट हैं या नहीं। दूसरा, अगर वो इलेक्ट हैं, या इलेक्ट है का मतलब चोजन वन भी कह सकती हूँ मैं। ठीक है, तो अगर मैं दोनों को यूज कर रही हूँ साइमल्टेनियसली, तो वो मत होना, कंफ्यूज मत होना। अगर वो चोज़न वन है, तो उन्हें कैसे पता, पहला पहला तो क्या, पहला क्या रीज़न था कि लोगों को नहीं पता था कि वो इलेक्ट है या नहीं, इसकी वजह से फेयर एंग्ज़ायटी क्रिएट हो गई। दूसरा, अगर वो चोज़न वन है, तो उन्हें कैसे पता चलेगा कि वो चोज़न वन है? और तीसरा, अगर वो हेल के लिए डेस्टाइन्ड हैं, तो उनकी इस लाइफ़ का क्या मतलब है? ठीक है? तो ये 3 चीज़ें जो हैं, इसकी वजह से उनके बीच में फ़ियर और एंग्ज़ायटी आ गई। अब इन सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन आता है नोशन ऑफ कॉलिंग के साथ। नोशन ऑफ कॉलिंग का मतलब क्या है? ये माना जाता है कि हर इंसान का एक डिवाइन कॉलिंग होता है। मतलब
हर इंसान के पास एक गॉड गिवन ड्यूटी या प्रोफेशन होता है। ठीक है? एवरी पर्सन हैज़ गॉड गिवन ड्यूटी और प्रोफेशन इन लाइफ एंड दे मस्ट वर्क हार्ड एट इट टू ग्लोरीफाई द गॉड। मतलब if a person was hardworking, disciplined and successful in their job or profession, it was a sign that they were among God's chosen elect. इसी वजह से लोगों ने काम को एक रिलीजियस ड्यूटी की तरह मानना शुरू कर दिया। लेजीनेस, लग्जरी लाइफस्टाइल, वेस्टफुल स्पेंडिंग इन सबको सिंफुल माना गया और सबने ये कोशिश करी कि वो जो उनकी गॉड गिवन ड्यूटी है, जो जो उनका प्रोफेशन है, उन सब में वो सक्सेसफुल हो जाए। अगर वो अपने उस प्रोफेशन में सक्सेसफुल है, हार्ड वर्किंग है, वो डिसिप्लिन है, सक्सेसफुल है, तो इसका मतलब क्या है कि वो गॉड के चोजन वन है। ठीक है? तो लोगों ने मेहनत करनी शुरू करी, लेज़ीनेस, लग्ज़री लाइफ़स्टाइल, वेस्टफुल स्पेंडिंग इन सबको सिंफुल बना दिया। तो यही माइंडसेट आगे जाकर कैपिटलिज़्म का बेस बना। तो कंक्लूज़न में अगर हम देखें, तो प्रीडेस्टिनेशन का जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है? दिस कॉन्सेप्ट ऑफ प्रीडेस्टिनेशन, दिस क्रिएटेड एंग्ज़ायटी। व्हाई एंग्ज़ायटी? बिकॉज़ पीपल डिड नॉट नो इफ दे वर सेव्ड और डैम्न्ड। To deal with this anxiety, Calvinists believe that success in one's calling means work, was a sign of being chosen by the God. This belief led to the Protestant work ethic. अब ये प्रोटेस्टेंट वर्क एथिक क्या है? हार्ड वर्क, डिसिप्लिन्ड लाइफ, सिंपल लिविंग, ठीक है? लग्जरी was discouraged, entertainment was rejected, excessive pleasure was rejected. ठीक है? Ultimately, this Protestant work ethic, this contributed to the rise of capitalism as described by Max Weber. So, in short, predestination gave rise to notion of calling, and the calling became a way for Calvinists to prove that they are chosen one. They were among the chosen ones. तो ये है. Now, see this question. ये क्वेश्चन देखो, डिस्कस द रोल ऑफ कैल्विनिस्ट एथिक इन द डेवलपमेंट ऑफ कैपिटलिज्म। ये 2015 का क्वेश्चन है और उस टाइम 20 मार्क्स का आया था, 300 वर्ड्स आप लोगों को लिखने थे। अब जब हम थ्योरी पढ़ते हैं ना, तो उसमें बस हमें दो चीजें ही पढ़ाई जाती है, एक प्रीडेस्टिनेशन और एक नोशन ऑफ कॉलिंग। ठीक है? लेकिन अगर 300 वर्ड्स का हमें आंसर लिखना है, तो हम खाली ये तो नहीं लिख सकते। ठीक है? प्रीडेस्टिनेशन और नोशन ऑफ कॉलिंग के बारे में आप लिखेंगे, एज अ फीचर भी लिखेंगे इसको, लेकिन इसके साथ और भी पॉइंट्स आप लोगों को लिखने होंगे। ठीक है? इन दोनों को हाँ, आप सिर्फ थ्योरी में जब आप लिखेंगे, कैल्विनिस्ट एथिक के बारे में जब आप पूरी थ्योरी लिख रहे हैं, पूरी थ्योरी का एसेंस लिख रहे हैं, तब आप सिर्फ प्रीडेस्टिनेशन और नोशन ऑफ कॉलिंग के बारे में लिखो। बट जब इस तरीके का क्वेश्चन आता है, डिस्कस द रोल ऑफ कैल्विनिस्ट एथिक इन द डेवलपमेंट ऑफ कैपिटलिज्म, तब हमें और भी चीजें लिखनी होती हैं। ठीक है? तो जब इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, तो आप क्या लिखोगे? सबसे पहले तो आप प्रीडेस्टिनेशन के बारे में ही लिखोगे। ठीक है? प्रीडेस्टिनेशन मोटिवेटेड पीपल टू सक्सीड एज प्रूफ ऑफ देयर डिवाइन सिलेक्शन। दूसरा, आप नोशन ऑफ कॉलिंग के बारे में लिखोगे। नोशन ऑफ कॉलिंग, दिस टर्न वर्क इनटू सेक्रेड ड्यूटी। आप साथ ही साथ प्रोटेस्टेंट वर्क एथिक के बारे में भी लिखोगे, जिसमें लिखोगे आप सिंप्लिसिटी एंड फ्रूगैलिटी। This simplicity and frugality encouraged highly disciplined life and reinvestment. फिर प्रोटेस्टेंट वर्क एथिक्स में आप लिखोगे हार्ड वर्क, सेल्फ डिसिप्लिन, लेजीनेस वाज कंसिडर्ड एज सिन एंड पंचुअलिटी के बारे में लिखोगे। देन जो ये कैल्विनिस्ट थे, दे रिजेक्टेड कैथोलिक ट्रेडिशंस, दे रिजेक्टेड
church taxes, they rejected indulgence, they rejected strict religious restrictions on business by Catholics. अभी ये जो कैथोलिक्स थे इन लोगों ने रिस्ट्रिक्शंस लगा रखी थी, ठीक है? सो इनकी रिस्ट्रिक्शन से फ्रीडम मिली उन लोगों को विच अलाउड ट्रेड एंड कॉमर्स टू फ्लरिश। तो ये सारी चीजें आप लोगों को लिखनी है, ये मैंने नोट्स में अच्छे से दे रखी है, ठीक है? तो आई मैं सिर्फ ये बताना चाहती थी कि जब इस टाइप के क्वेश्चन आएगा तो आपको सिर्फ प्रीडेस्टिनेशन और नोशन ऑफ कॉलिंग तक ही नहीं सीमित रहना है, आपको और भी चीजें लिखनी है, ठीक है? अब हम देखते हैं कार्ल मार्क्स और मैक्स वेबर का व्यू ऑन कैपिटलिज्म। दोनों ने ही कैपिटलिज्म का एनालिसिस किया, लेकिन वेबर ने मार्क्स के व्यूज को चैलेंज किया और उनको एक्सपैंड भी किया। मार्क्स कैपिटलिज्म को एक इकोनॉमिक सिस्टम मानते थे, जबकि वेबर ने ये कहा कि कैपिटलिज्म सिर्फ इकोनॉमी का नहीं बल्कि कल्चर, रिलीजन एंड इवन माइंडसेट का भी पार्ट है। इसलिए वो वर्ड यूज करते हैं स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, ठीक है? आप सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स, कैपिटलिज्म इज अ मोड ऑफ प्रोडक्शन बेस्ड ऑन प्रॉफिट एक्यूमुलेशन एंड प्राइवेट ओनरशिप। ये तो हम सब लोगों को पता ही है ना? तो मार्क्स के हिसाब से कैपिटलिज्म एक इकोनॉमिक सिस्टम है जो सिर्फ प्रॉफिट कमाने और प्राइवेट ओनरशिप पर बेस्ड है। और इसमें क्या होता है कि बुर्जुआ प्रोडक्शन के सारे रिसोर्सेज ओन करते हैं और प्रोलेटेरिएट मतलब जो वर्कर्स होते हैं वो अपनी लेबर बेचकर पैसा कमाते हैं। वेबर कैसे डिफाइन करता है? वेबर डिफाइन कैपिटलिज्म एज अ स्टेट ऑफ माइंड, एज अ स्टेट ऑफ माइंड that means an outlook that promotes wealth accumulation as a duty। ठीक है, तो वेबर कहते हैं कि लोग वेल्थ एक्यूमुलेट करना एक ड्यूटी की तरह देखते हैं, ठीक है? और ये जो माइंडसेट है वेल्थ एक्यूमुलेशन का, ये रिलीजियस और एथिकल बिलीफ से आया। तो कैपिटलिज्म सिर्फ इकोनॉमिक सिस्टम नहीं बल्कि एक कल्चरल और साइकोलॉजिकल फेनोमेना भी है। तो प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म में वही बता रहे हैं वो कि क्रिश्चियनिटी का एक सेक्शन जो कि है प्रोटेस्टेंट्स, और इस प्रोटेस्टेंट्स में भी स्पेशली कैल्विनिस्ट, इन्होंने हार्ड वर्क और डिसिप्लिन को एक रिलीजियस ड्यूटी माना, ठीक है? जिसने एक स्टेट ऑफ माइंड या एक आउटलुक बनाया जिसने कैपिटलिज्म को बढ़ावा दिया। तो ये डेफिनेशन हो गई। दूसरा, मार्क्स कहते हैं कि कैपिटलिज्म का जन्म सिर्फ इकोनॉमिक रीजंस की वजह से हुआ, ठीक है? कॉजेस क्या है? कॉजेस कैपिटलिज्म के इकोनॉमिक कॉजेस ही है बस। जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से कैपिटलिज्म आया, डिवीजन ऑफ लेबर की वजह से आया और क्लास स्ट्रगल की वजह से जो है वो कैपिटलिज्म आता है। तो मार्क्स का फोकस सिर्फ इकोनॉमिक स्ट्रक्चर्स पर था और उनका मानना था कि आइडियाज, रिलीजन, बिलीफ्स इनका कोई रोल नहीं होता। इसलिए इनको इसलिए इस चीज को इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म भी कहा जाता है, ठीक है? अब वेबर क्या कहते हैं? वेबर कहते हैं कि सिर्फ इकोनॉमिक फैक्टर्स कैपिटलिज्म को एक्सप्लेन नहीं करते। उनका कहना था रिलीजन, कल्चर और बिलीफ ये सब मल्टीपल कॉजेज हैं फॉर द राइज ऑफ कैपिटलिज्म। So Weber argued that economic factors alone cannot explain the capitalism. Instead, capitalism was influenced by cultural and religious values, particularly Protestant ethics, which encourage hard work, frugality and rationality. Frugality मतलब होता है being careful while using the money, या ऐसे कंजूस भी कह सकते हैं, सिंपल आम भाषा में। Next, Weber considered rationalization as a core feature of capitalism, ठीक है? तो रैशनलाइजेशन के बारे में कार्ल मार्क्स ने तो कुछ नहीं बोला था, बट वेबर कंसिडर्ड रैशनलाइजेशन एज कोर फीचर ऑफ कैपिटलिज्म एंड कोर फीचर ऑफ मॉडर्न सोसाइटी आल्सो। तो ही सेज कैपिटलिज्म डेवलप
not only because of economic factors but also due to the process of rationalization. अब आप लोग सोचोगे कि रैशनलाइजेशन से कैसे कैपिटलिज्म आया, हाउ रैशनलाइजेशन कंट्रीब्यूटेड टू कैपिटलिज्म। तो रैशनलाइजेशन क्या होती है? रैशनलाइजेशन में प्रॉफिट ओरिएंटेड थिंकिंग होती है और यही चीज हम कैपिटलिज्म में देखते हैं। ट्रेडिशनल सोसाइटीज में अगर हम देखते हैं तो बिजनेस जो है दे वर इन्फ्लुएंस्ड बाय एथिक्स एंड रिलीजन, but capitalism is based on rational calculation, the cost benefit analysis and systematic planning, which is a part of rationalization. फिर दूसरा, कैपिटलिस्ट सोसाइटीज जो होती हैं दे रिलाई ऑन रूल्स, दे रिलाई ऑन ब्यूरोक्रेसी, दे रिलाइड ऑन स्ट्रक्चर्ड सिस्टम्स। स्ट्रक्चर्ड सिस्टम जैसे टैक्सेशन, बैंकिंग, लीगल कॉन्ट्रैक्ट्स, इन्हीं सारी चीजों पे तो कैपिटलिज्म रिलाई करता है। और ये सारा सिस्टम किसका पार्ट है? रैशनलाइजेशन का पार्ट है। फिर प्रोटेस्टेंट वर्क एथिक्स promoted hard work, protestant work ethics promoted discipline and thrift as a moral duties। अब ये जो हार्ड वर्क है, ये डिसिप्लिन है, ये जो थ्रिफ्ट है, ये मॉरल ड्यूटीज की तरह माना गया, विच इनकरेज्ड। ये हार्ड वर्क, ये डिसिप्लिन, ये थ्रिफ्ट की वजह से क्या हुआ? एक रैशनलाइज्ड अप्रोच मिली टू इकोनॉमिक एक्टिविटीज। तो वेबर रैशनलाइजेशन को कोर फीचर मान रहे हैं कैपिटलिज्म का, ठीक है। लेकिन कार्ल मार्क्स की स्टडी में हम देखते हैं कि रैशनलाइजेशन को वो कुछ भी रैशनलाइजेशन को कैपिटलिज्म से कनेक्ट ही नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। अब मार्क्स बोलते हैं कि कैपिटलिज्म का एक नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस क्या है, कि इसकी वजह से एलिनिएशन आएगा, है ना। अब वेबर क्या कहते हैं? वेबर कहते हैं रैशनलाइजेशन लीड्स टू ब्यूरोक्रेसी, है ना। और रैशनलाइजेशन इज वन ऑफ द कोर फीचर ऑफ कैपिटलिज्म। अब ये एक्सेसिव रैशनलाइजेशन और एक्सेसिव ब्यूरोक्रेटाइजेशन ने रिजिड और इम्पर्सनल वर्ल्ड बना दिया है। रिजिड एंड impersonal world, which he called as iron age, ठीक है। और ये जो आयरन एज का कॉन्सेप्ट है वेबर का, दिस इज सिमिलर टू कार्ल मार्क्स कॉन्सेप्ट ऑफ एलिनिएशन, ठीक है। जो यहाँ पर ये नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस बता रहे हैं एलिनिएशन, वो सिमिलर है टू द वेबर्स कॉन्सेप्ट ऑफ आयरन केज, ठीक है। तो ये पॉइंट भी आप डाल सकते हैं। फिर मार्क्स व्यू कैपिटलिज्म एज यूनिक हिस्टोरिकल इवेंट। मार्क्स के अकॉर्डिंग कैपिटलिज्म सिर्फ एक स्टेज है हिस्ट्री की, ठीक है, विच विल इवेंचुअली बी रिप्लेस्ड बाय सोशलिज्म एंड देन कम्युनिज्म। तो मार्क्स के अकॉर्डिंग क्या था कि पहले फ्यूडलिज्म था विच वाज अ जमींदारी सिस्टम, उसके बाद कैपिटलिज्म आया जहाँ पे वर्कर्स का एक्सप्लॉइटेशन हुआ। अब इसकी वजह से क्या होगा? सोशलिज्म आएगा और फाइनली कम्युनिज्म आएगा। यहाँ पर क्या हो रहा है कि कैपिटलिज्म में वर्कर का एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है। दिस इज कैपिटलिज्म इज द फैक्ट्री सिस्टम। ये जमींदारी सिस्टम है, कैपिटलिज्म में फैक्ट्री सिस्टम होगा, इसमें वर्कर का एक्सप्लॉइटेशन होगा, जिसकी वजह से सोशलिज्म आएगा और सोशलिज्म में वर्कर का रूल होगा, वर्कर्स का रूल होगा। और फिर लास्टली कम्युनिज्म आएगा जो कि एक क्लासलेस सोसाइटी है, ठीक है। तो मार्क्स क्या कहते हैं कि कैपिटलिज्म एक नया सिस्टम है
दैट स्टार्टेड विथ इंडस्ट्रियलाइजेशन, क्योंकि पहले फ्यूडलिज्म था, फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन आया, तो कैपिटलिज्म आया। ये एक नया सिस्टम है और ये सिर्फ एक स्टेज है हिस्ट्री की, और ये परमानेंट नहीं है। इवेंचुअली ये सोशलिज्म से रिप्लेस होगी और सोशलिज्म कम्युनिज्म से रिप्लेस होगा, और एक दिन ये जो कैपिटलिज्म है, ये जो एक स्टेज है, जो कि एक न्यू सिस्टम है कैपिटलिज्म का, ये कोलैप्स हो जाएगा ड्यू टू इट्स ओन प्रॉब्लम्स, एंड सोशलिज्म विल टेक ओवर। बट वेबर क्या कहते हैं? वेबर सीज कैपिटलिज्म एज कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। तो पहली बात तो क्या कहते हैं वो, कि कार्ल मार्क्स क्या कह रहे हैं कि कैपिटलिज्म नया सिस्टम है जो इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद आया, और ये एक टेम्पररी सिस्टम है। जैसे सोशलिज्म आएगा, कैपिटलिज्म खत्म हो जाएगा। बट वेबर क्या कह रहे हैं कि पहली बात तो ये न्यू सिस्टम नहीं है। उन्होंने कहा कैपिटलिज्म हैज एग्जिस्टेड इन डिफरेंट फॉर्म्स थ्रू आउट हिस्ट्री एंड एंड हैज कॉन्टिन्यूअसली इवॉल्व्ड। और दूसरा, ये टेम्पररी नहीं है, ये कॉन्टिन्यूअसली इवॉल्व होता जा रहा है, ये एक परमानेंट सिस्टम है। ठीक है? तो जो ये बोल रहे हैं, वेबर जो बोल रहे हैं कि कैपिटलिज्म जो है, इट इज़ नॉट न्यू सिस्टम, इट हैज़ एक्जिस्टेड इन डिफरेंट फॉर्म्स थ्रू आउट हिस्ट्री। ये कैसे प्रूव करते हैं? ये 4 तरीके की कैपिटलिज्म को बताते हैं। 4 तरीके की कैपिटलिज्म को बताते हैं। एक बताते हैं बूटी कैपिटलिज्म, एक ये बताते हैं पेरिया कैपिटलिज्म, एक बताते हैं फ्यूडल कैपिटलिज्म, और एक ये बताते हैं मॉडर्न रैशनल कैपिटलिज्म। अब यहाँ पर ये कह रहे हैं कि कैपिटलिज्म हैज एग्जिस्टेड इन डिफरेंट फॉर्म्स थ्रू आउट हिस्ट्री, और ये 4 तरीके की कैपिटलिज्म बता रहे हैं। बूटी कैपिटलिज्म, यहाँ पर वेल्थ एक्यूमुलेशन होता था थ्रू वॉर, थ्रू प्लंडर, थ्रू कॉन्क्वेस्ट। तो इसको क्या कह रहे हैं ये? बूटी कैपिटलिज्म। जैसे मुगल एम्पायर के टाइम पे किंग्स एक्यूमुलेटेड वेल्थ थ्रू वॉर एंड टैक्सेशन। ब्रिटिश एम्पायर के टाइम पे कॉलोनाइजेशन वाज अ फॉर्म ऑफ इकोनॉमिक एक्सपेंशन। फिर दूसरा, ये पेरिया कैपिटलिज्म की बात करते हैं। यहाँ पे वेल्थ एक्यूमुलेशन होता है थ्रू ट्रेडिंग, थ्रू मनी लेंडिंग एंड थ्रू अदर फाइनेंशियल एक्टिविटीज। जैसे इसका एग्जांपल है जूइश बैंकर्स इन यूरोप, बनिया ट्रेडर्स इन इंडिया। ठीक है? फिर तीसरा, फ्यूडल कैपिटलिज्म। फ्यूडल कैपिटलिज्म क्या है? इकोनॉमिक सिस्टम है विच इज बेस्ड ऑन लैंड ओनरशिप, टैक्सेस, फ्यूडल ऑब्लिगेशन। जैसे जमींदारी सिस्टम इन इंडिया, जिस जहाँ पे लैंडलॉर्ड जो है वो टैक्सेस कलेक्ट करते थे पीजन से। यूरोपियन फ्यूडलिज्म, यहाँ पे लॉर्ड जो है वो लैंड को कंट्रोल करते थे और पीजन जो है वो टैक्सेस पे करते थे। और चौथा, ये कहते हैं कि मॉडर्न रैशनल कैपिटलिज्म है। तो दिस इज कैपिटलिज्म वी सी टुडे, विच इज बेस्ड ऑन ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन एंड रैशनल प्लानिंग। ठीक है? तो ये हम आज के उसमें देख रहे हैं। तो इस तरीके से ये कैपिटलिज्म के इस तरीके से बता रहे हैं कि ये कंटीन्यूअस प्रोसेस और ये इवॉल्व होता रहेगा। तो अलग फॉर्म हमेशा से एग्जिस्ट करते आए हैं। पहले लोग जंग और लूट से पैसा बनाते थे, फिर व्यापार से पैसा बनाने लगे लोग और उधार से बनाने लगे, उसके बाद टैक्स और जमींदारी सिस्टम से बनाने लगे, और अब फैक्ट्री बेस्ड इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म चल रहा है। नाउ ये क्वेश्चन देखो आप। Explain how Weber's characterization of capitalism is different from those of Marx. Describe the main idea of Max Weber's book, The Protestant Ethic and Spirit of Capitalism, as the critique of Marxism. ये 2024 में है। तो अब ये सारी चीज़ें पढ़ने के बाद आई होप कि आप ये क्वेश्चंस कर पाएँगे। 3 क्वेश्चन हमने आज देखे हैं। 3 क्वेश्चन के बारे में मैंने आपको आंसर भी दिखाया है कि इसका आंसर इस तरीके से लिखना है। और जो मैंने पूरी क्रिश्चियनिटी वाली कहानी बताई वो ज़रूरी थी, क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि नहीं पता चलता कि कैल्विनिज़्म क्या है, कैथोलिक चर्च क्या है, ठीक है? और दूसरा, जो ये कंटेंट मैंने आपको पढ़ाया पढ़ाया है कि कैथोलिक
चर्च में किस तरीके से करप्शन हो रहे थे, ठीक है? कैसे प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन मूवमेंट आया, ये आप अपने चैप्टर नंबर 1 में भी आप इसके बारे में लिख सकते हैं, अगर डार्क एजेस पे क्वेश्चन आएगा, ठीक है? तो जो भी पढ़ाया है सारा इम्पोर्टेंट है, लेकिन हाँ, क्रिश्चियनिटी वाला पार्ट में आप लोगों को नोट्स नहीं बनाने हैं, बस उसको सुनना है आप लोगों को ध्यान से, ठीक है? अब इस लेक्चर को हम यहीं तक करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम थ्योरी देखेंगे, फटाफट थ्योरी पढ़ लेंगे, क्रिटिसिज्म देख लेंगे थ्योरी के और रीज़न्स देखेंगे कि बाकी रिलीजन से कैपिटलिज्म डेवलप क्यों नहीं हुआ, ठीक है? ये सारी चीज़ें देखेंगे। तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट, कीप स्टडीइंग।